लास्ट क्लास में हमने देखा था कि नेक्स्ट जेएस को जो है वो गेट स्टार्टेड कैसे करनी है उसकी, और इंस्टॉलेशंस वगैरह पढ़ी थी कैसे होता है। तो ये कमांड है जी, इस पर्टिकुलर पेज पे आपने आना है npx create नेक्स्ट ऐप @latest यानी कि लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने के लिए। तो आज फिर हम दोबारा लेटेस्ट वर्जन वाली एक ऐप क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो बैकअप रहे। तो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, npx create लेटेस्ट ही कॉल करना है। प्रोजेक्ट का नाम कल क्लास 01 रखा था, तो आज 02 कर लेते हैं। टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करनी है यस या नो, हमने नो बोला था। ESLint यस बोला था, टेलमेंट यस बोला था, सोर्स डायरेक्टरी नो बोला था, ऐप राउटर यस बोला था, एलियस पे नो बोला था। तो ये इसने जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना हमारा शुरू कर दिया। कल हमने इस पर काफ़ी डिटेल में जो है वो डिस्कशन की थी। अच्छा, आज उससे आगे हम चलेंगे और थोड़ा नेक्स्ट जेएस के अंदर रिएक्ट जेएस को सीखना शुरू करेंगे। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे चल रहा है और कंपोनेंट कैसे बनाते हैं और वो सारी चीज़ें। सही है, तो प्रोजेक्ट बन जाता है, अभी डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद जो है फिर हम इसको देखना शुरू करते हैं। क्लास 02 का फोल्डर बन चुका है, तो इतना उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रही है। तो हम ऐप फोल्डर देख लेते हैं, लेआउट पेज, इस तरह जो है वो डिफरेंट फोल्डर बन जाते हैं। ये कल फोल्डर स्ट्रक्चर पे हमने काफ़ी डिस्कशंस की थी। अब ऐप का जो फोल्डर में कुछ layout.js है, page.js है, तो इस चीज़ों पे भी हमने बहस जो है अपनी वो कंटिन्यू रखनी है कि ये जो चीज़ें हैं ये कैसे वर्क करती हैं और हम पेजेस मतलब राउटिंग कैसे काम करती है, पेजेस कैसे बनाएंगे, पेजेस और कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कशन अभी हमने स्टार्ट करनी है। अच्छा, सबसे पहले हमने देखा था जो page.js होती है, इसमें हम हेलो वर्ल्ड कोड लिखते हैं। तो इसने जो है वो डिफरेंट यहाँ पे इमेजेस वगैरह लगाई हुई हैं, तो वो हम सारा ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। सही है, और इसकी जगह पे हमें क्या चाहिए था, हमने डिव लगाई थी लास्ट टाइम, उसमें फिर हेलो वर्ल्ड लिखा था। अच्छा जी, उसके बाद जो है तो इसके अंदर फिर हमने हेलो वर्ल्ड देखा था कि कैसे चल रहा है, वो रन किया था। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए cd क्लास जो भी आपका फोल्डर है उसके अंदर चले जाएंगे और क्या चलाएंगे, npm run dev। ये चलाने से हमारा जो है प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। उसकी आउटपुट देखनी है तो लोकल होस्ट 3000 पे जाएंगे तो हमें आउटपुट जो है वो प्रोजेक्ट की नज़र आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो CSS आ रही है नज़र, वो आ रही है global.css से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उड़ा देता हूँ फ़िलहाल, ताकि हमें इस तरह का इम्पैक्ट जो है वो नज़र ना आए देखने की। दैट्स गुड, इतना काम कल हमने किया था। यहाँ से अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर पेजेस क्या होते हैं और रिएक्ट के कंपोनेंट्स हम कैसे बनाते हैं। सही है। अच्छा, पेजेस देखने के लिए मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ। चलो टेक्नोलॉजी की वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं। लास्ट टाइम ही शायद हमने देखा था इसको कि ये एक वेबसाइट है, इसमें ये मल्टीपल पेज एप्लीकेशन है। मतलब इसका ये मेन लैंडिंग पेज कहते हैं इसको, या मेन होम पेज कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है वो सेक्शंस बने हुए हैं। फिर इसके अंदर जो है वो डिफरेंट पेजेस हैं, जैसे केसेस का एक पेज है, सर्विसेज का एक पेज है, अबाउट का एक पेज है, कैरियर का पेज है, ब्लॉग है, कॉन्टेक्ट है, ऐसे। तो हम अपनी कोई भी एप्लीकेशन जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेट करते हैं उस एप्लीकेशन में पेज कितने हैं। तो जितने किसी एप्लीकेशन में पेज होते हैं वो हम पेजेस वाइज एप्लीकेशन को डिवाइड कर लेते हैं। सही है। तो नेक्स्ट जेएस के अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर हमने ऐसे बनाना है, हर पेज का एक फ़ोल्डर बनाना है।
जो रूट लेवल पे पेज है ना ये, यानी कि जो पूरे डोमेन पे चल रहा है, ये फॉरवर्ड स्लैश या इंडेक्स पे चल रहा है, वो उसकी फाइल है page.js जो ऐप के अंदर है। अच्छा, बाकी जितने भी पेजेस हमने बनाने हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर फोल्डर बनाएंगे। तो लेट्स सपोज मैंने जस्ट लाइक अगर हम इस वेबसाइट को कॉपी करें तो इसमें केसेस का फोल्डर है, सॉरी केसेस का पेज है, सर्विसेज का पेज है, अबाउट, कैरियर, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट का पेज है। तो ये पेजेस हम कैसे बनाएंगे, इसको लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ ये एक लैंडिंग पेज या होम पेज है ये, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स पे चल रहा है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे भी देखो तो ये फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स पे ही चल रहा है पेज, ऐसे ही है ना, इसलिए इसको हम लैंडिंग पेज या होम पेज कह रहे हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट देखो तो वो फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट पे चलता है। तो इसको चलाने के लिए हमारे पास भी कोई ऐसा पेज होना चाहिए जो हम कॉन्टैक्ट पे जाएं तो वो पेज ओपन हो, सही है। तो अभी ये पेज कह रहा है पेज नॉट फाउंड, 404 एरर आ रहा है कि पेज नहीं मिल रहा जिसको आप फाइंड करना चाहते हो। तो अगर आपने ऐसे फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट करके एक नया पेज बनाना है जो भी कॉन्टैक्ट के रिलेटेड यूआई है वो इस पेज के ऊपर आए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप के फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाना है, उसका नाम रखना है कॉन्टैक्ट, सही है। अच्छा, उसके अंदर जाके आपने एक फाइल बनानी है page.js, बात समझ आ गई आपको। तो इसके अंदर फिर हमने एक रिएक्ट का कंपोनेंट बनाना है। तो रिएक्ट का एक बेसिक कंपोनेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम। तो अब इस पेज का नाम से ही फंक्शन का नाम रख लेते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर उसके पैरेंथेसिस आ जाएंगी, फिर ये कर्ली ब्रेसेस, इसमें से हमें रिटर्न करनी है कोई भी यूआई। तो यहाँ से हम एक डिव बना लेते हैं, उस डिव में एक हेडिंग का टैग लगा लेते हैं और इसमें लिख देते हैं कॉन्टैक्ट पेज। डेफिनेटली इसमें हम सारी HTML से UI बना लेंगे, लेकिन मैंने अभी के लिए कॉन्टैक्ट पेज के ला दिया। अब इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट। क्या कहते हैं, कंपोनेंट। क्यों कहते हैं कंपोनेंट, क्योंकि इसमें हम HTML लिख रहे हैं। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में हम HTML नहीं लिखते, तो इसलिए इसको हम रिएक्ट का कंपोनेंट बोलते हैं। ये सारा सिंटैक्स सेम है, जिस रिटर्न में हमने HTML लगा दी, बाकी वही जावास्क्रिप्ट वाला या टाइपस्क्रिप्ट वाला ही सिंटैक्स है, उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है। अच्छा, इस पर्टिकुलर रिटर्न के बाद हम यहाँ पे इस फंक्शन को अगर हमने किसी दूसरी फाइल में यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फिर इसका लगाएंगे पेज का नाम, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट डॉट JS। तो इससे हमारी क्या बन जाएगी, ये एक एप्लीकेशन बन गई है जिसकी मदद से हमारा एक कॉन्टैक्ट पेज बन गया है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। और वो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमने कर दिया। अभी हम देखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और सिंपल एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क है। यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट पे जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली मुझे कॉन्टैक्ट का पेज वहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे रूट लेवल पे रहता हूँ तो मुझे लैंडिंग पेज नज़र आ रहा है, और जब मैं कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट पेज नज़र आ रहा है। इसी तरह अब आप लोग बताओ कि मुझे सर्विसेज का पेज बनाना है तो मुझे क्या करना है, ऐप के अंदर आके क्या करूँ, सर्विसेज का फोल्डर बना दूँ और उसके अंदर फिर क्या बनाऊँ, क्या नाम से, page.js से। फिर उसके अंदर क्या बनाएं, रिएक्ट का कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट का नाम क्या रखें, सर्विसेज रख लेते हैं, और पैरेंथेसिस क्योंकि फंक्शन बनाना है, और यहाँ पे क्या लगा दें, रिटर्न। और उसमें हमने क्योंकि कंपोनेंट बनाना है तो इसको क्या रिटर्न करनी है, HTML। तो यहाँ से क्या लिख दूँ मैं, div समथिंग ये लिख दूँ और उसमें लिख दूँ h1, और h1 लिख के फिर मैं क्या करूँ, इसमें क्या लिख दूँ, सर्विसेज। अच्छा, अब आप लोग देख रहे हो कि Next.js की ब्यूटी क्या है कि मैं यहाँ से जो भी फोल्डर बनाता हूँ और उसके अंदर page.js की फ़ाइल बनाता हूँ और यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखता हूँ
उस कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो फिर मैं जब उस पर्टिकुलर राउट पे जाता हूँ जैसे लाइक सर्विसेज, तो वो ऑटोमेटिकली उसका एक राउट बना देता है। हमें कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि हमने सिर्फ क्या बनाया, ऐप के अंदर फोल्डर बनाया और उसके अंदर page.js लिखी, एक सिंपल सा कंपोनेंट बनाया। अब उसने राउटिंग ऑटोमेटिकली कर दी, मेरे पेजेस वो खुद ही बनाई जा रहे, यानी कि मैंने उसके लिए कोई कोड लिखा है नहीं। तो ये Next.js की ब्यूटी है कि वो हमारे काम को क्या कर देता है, ईजी कर देता है। नॉर्मली रिएक्ट में यही काम अचीव करने के लिए हमें अच्छा खासा काम करना पड़ता है, हमें रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल करना पड़ता है, उसको फिर कन्फिगर करना है, पेजेस को आगे पीछे जाने के पंगे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, यहाँ पे कोई भी राउट बनाना है तो क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है, एक पेज बनाना है, डेट्स इट। तो वो पेज बन गया, अब उस पे जाएंगे तो वो पेज चल रहा है, यानी कि अब मल्टीपल पेजेस एप्लीकेशन बनाना हमारे लिए कोई भी काम नहीं है। तो अब एप्लीकेशन को सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि उसके अंदर कितने पेजेस हैं, तो उतने पेजेस हमने उसमें क्रिएट करने हैं। ऐप के अंदर उतने फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर हमने क्या कर लेने हैं, पेजेस क्रिएट कर लेने हैं। तो वो अभी बहुत दूर है ना, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी तो बहुत सारे माइलस्टोन बाकी हैं। तो प्राइवेट राउटिंग अभी हम सीखेंगे, उस पर हम आए नहीं। अभी जब राउट बन रहे हैं कुछ भी किए बगैर, तो यही हलवा है। ये देखो ना, ये कितना अच्छा काम है कि जैसे आपको फोल्डर बनाना है page.js, एक सिंपल सा कंपोनेंट पेज बन गया, आप उसके राउट पे जा रहे हैं, वो पेज आ रहा है। तो ये भी एक बड़ी ब्यूटी है ना, कितना काम किया, 1 मिनट में कर लिया अचीव, तो ईजी हो गया। अब एप्लीकेशन में जितने पेजेस हैं उतने पेजेस बनाने हैं, तो सिंपली क्या करता जाऊँ, उतने फोल्डर बनाता जाऊँ और पेजेस मेरे बनते जाएंगे। सही हो गया, पेजेस बन गए। अब हमने सबसे पहले जब कोई भी आपको मैं एप्लीकेशन दूंगा बनाने के लिए, आपने उसको देखना है कि इसमें पेजेस कितने हैं। तो पहले एप्लीकेशन को पेजेस लेवल पे डिवाइड कर लेंगे। जब भी हम डिज़ाइनिंग करना शुरू करेंगे, फिग्मा टू रिएक्ट या व्हाटएवर, फिग्मा टू Next.js, जब कोड करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे, पेजेस आइडेंटिफाई कर लेंगे। नहीं, उसका फिर डायनामिक पेजेस बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, हम नहीं क्रिएट करते वो पेजेस। यानी कि हर प्रोडक्ट का एक पेज होता है ना, वो पेज ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, उसका भी सिंटेक्स रहता है, यानी कि हम आईडी देते हैं, वो आईडी के पेज पे खुद ऑटोमेटिकली पेज बन जाता है। सही है, तो वो भी हम सिंटेक्स सीखेंगे कि अगर हमने इसको बोलते हैं ये स्टैटिक पेजेस हैं। स्टैटिक मतलब ये कंटेंट ही रहता है, सर्विसेज ही रहती हैं। अब वो जो ब्लॉग का पेज रहता है, जैसे आप ये देखेंगे हमारी वेबसाइट में भी ब्लॉग का एक पेज है, सही है। अब इसमें काफ़ी ब्लॉग हैं, अब मैं ये ओपन करूँ तो ये एक पेज है, ऐसे ही है। अब मैं ये वाला ओपन करूँ तो ये भी एक पेज है, लेकिन इसका अगर स्ट्रक्चर देखो तो सेम रहता है। तो ये वाला जो पेज हमने क्रिएट किया है, ये कोई मैन्युअली पेजेस नहीं क्रिएट किए, ये डायनामिक पेजेस क्रिएट हो रहे हैं। तो मैं इसको बता देता हूँ कि मैं तुम्हें आईडी दूंगा, तुमने उसकी बेस पे एक नया पेज क्रिएट कर देना रन टाइम पे। तो ब्लॉग ऐप्स के अंदर या जो ई-कॉमर्स ऐप्स रहती हैं वहाँ पे फिर हम उसकी मदद से पेज बनाते हैं। सही हो गया, पेजेस हमारे बन गए। तो सबसे पहले जब भी कोई एप्लीकेशन देख रही है तो क्या आइडेंटिफाई करना है, नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि पेजेस लेवल पे एप्लीकेशन को डिवाइड कर देना। अच्छा, अब पेजेस करने के बाद फिर हमने देखना है कि उस एप्लीकेशन में कौन सी यूआई क्रॉस दी पेजेस और बिटवीन दी पेजेस जो है वो रीयूजेबल हो सकती है। अब उन पर्टिकुलर चीज़ों के हमने क्या बनाने हैं, कंपोनेंट। जैसे अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक फुटर है, अगर आप देखो तो डिफरेंट पेजेस के अंदर ये फुटर क्या रहता है, सेम। तो ये मतलब ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो क्रॉस दी पेजेस, यानी कि सारे पेजेस में रीयूजेबल है। तो हमने हर वो चीज़ जो रीयूजेबल है, जिसको एक यानी कि जो मल्टीपल जगहों पे कॉल की जा सकती है सेम यूआई, तो हमने उसका एक क्या बना देना है, कंपोनेंट। अगर कोई आपसे ये पूछे कि कंपोनेंट किस किस चीज़ का बनेगा, सबसे पहले तो कंपोनेंट हमने बना लेने जितने पेजेस हैं, तो वो कंपोनेंट मैंने बना के आपको दिखाए। जैसे सर्विसेज का, उसमें सर्विसेज का कंपोनेंट बना लिया, उसमें से यूआई रिटर्न कर दिए, एक कंपोनेंट बन गया। तो जितने पेजेस हैं उतने कंपोनेंट पहले बना लिए डिवाइड करके। फिर क्या करना है,
कि उन एक पेज के अंदर या क्रॉस दी पेजेस यानी कि मल्टीपल पेजेस के अंदर जो यूआई रिपीट हो रही है उसका एक क्या बना लेना है, कंपोनेंट। अब वो कंपोनेंट एक पेज नहीं होगा, ये कंपोनेंट एक पेज है। क्यों पेज है? इसका एक सेपरेट राउट है। तो फूटर एक पेज नहीं है, फूटर एक कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा राउट तो नहीं है फॉरवर्ड स्लैश फूटर पे जाऊं तो मुझे फूटर नजर आए, ऐसा कोई राउट नहीं है ना। जब ऐसा कोई राउट नहीं है तो इसलिए वो पर्टिकुलर पेज मेरे पास नहीं आता, वो 404 आ जाता है कि ये पेज फाउंड नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो पेज है ये क्या है, एक कंपोनेंट है, एक पेज नहीं है। लेकिन हमने इसको कंपोनेंट क्यों बनाना है? क्योंकि ये सारे पेजेस के अंदर सेम यूआई कॉल हो रही है। इवन अगर ये एक ही पेज के अंदर भी सेम यूआई 2 दफ़ा कॉल होती तो हमने उसका एक क्या बना लेना था, कंपोनेंट। तो अब कोई पूछे कि एक एप्लीकेशन में आपने कितने कंपोनेंट बनाने हैं तो आपने उसको क्या आंसर करना है। सबसे पहले मैं देखूंगा कि एक एप्लीकेशन में कितने पेज हैं, उनके कंपोनेंट बनाऊंगा। फिर एक पेज के अंदर या एक 2-3 पेजेस के अंदर जितनी सिमिलर यूआई है उनके भी क्या बनाऊंगा, कंपोनेंट। तो हम देखना शुरू कर लेते हैं कि क्या क्या सिमिलर यूआई है। जैसे फूटर मैंने दिखाया, तो ये फूटर तो सारे पेजेस में सेम है, तो इसका क्या बन जाएगा, एक कंपोनेंट बन जाएगा। फिर आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये कार्ड बने हुए हैं सर्विसेज के। अब ये कार्ड ये कंपोनेंट अगर मैं बना लूँ तो अब ये वाला जो कार्ड का कंपोनेंट है ये क्रॉस दी पेजेस तो नहीं है, लेकिन इस एक लैंडिंग पेज में रिपीट हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि इसको मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, तो इतने 5 कार्डों को कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, एक कार्ड का कंपोनेंट बना के उसको 5 दफ़ा इसी पेज में लगा दूंगा। अब इसका भी क्या बनेगा, एक कंपोनेंट। अगर ये सिर्फ एक ही कार्ड होता और इसी पेज में होता और किसी दूसरे पेज में भी ना होता, फिर कंपोनेंट ना भी बनाए तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक ही पर्टिकुलर, देखो ना, अभी ये मल्टीपल पेजेस में तो कॉल नहीं हो रहा, लेकिन इसी पेज में मल्टीपल टाइम कॉल हो रहा है, इसका भी हम क्या बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। अब ये जैसे बटन है, तो ये बटन यहाँ पे भी है, दूसरे पेजेस के अंदर भी है, तो इस पेज का भी, इस बटन का भी क्या बना देंगे, कंपोनेंट है। हेडर भी दूसरे पेजेस में है तो क्या बना देंगे, ये नैप बार का भी क्या बना देंगे। हर वो चीज़ जो एक पेज में या मल्टीपल पेजेस के अंदर डुप्लीकेट हो रही है, सेम स्टाइल से है, जस्ट उसका टेक्स्ट चेंज है या उसका कलर चेंज है या थोड़े बहुत चीज़ें चेंज है, तो उसका हमने क्या बना देना है, एक कंपोनेंट बना देना है। अब जैसे अब ये देखो, अब ये वाला कार्ड उस कार्ड से डिफरेंट था, तो वो वाला कार्ड यहाँ पे रीयूजेबल तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम सर्विसेज के पेज में इस कार्ड का एक कंपोनेंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेम पेज में भी मल्टीपल टाइम यूज यही कंपोनेंट हो रहा है। अच्छा, अब अगर मैंने इसका कंपोनेंट बना दिया तो सीक्वेंस क्या रहेगी, वो कंपोनेंट कहाँ पे कॉल होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट किस पेज में कॉल होगा, सर्विसेज के पेज में कॉल होगा। कितनी दफ़ा कॉल होगा, जितने यहाँ पे हैं, 8, 10, 15 दफ़ा ये कॉल हो जाएगा। सही है। अब ये होम पेज पे नहीं होगा, ये सर्विसेज, वो जो दूसरा कार्ड हमने बनाया था वो कहाँ पे होगा, होम पेज पे होगा। अब ये बटन जो है, यहाँ पे ये बटन यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, उस पेज पे भी यूज़ हो रहा है, तो ये बटन का भी एक कंपोनेंट होगा जो क्रॉस दी पेजेस के अंदर यूज़ हो रहा है। तो ऐसी यूआई भी हो सकती है जो क्रॉस दी पेजेस हो, और ऐसी यूआई भी हो सकती है जो सेम पेज पे हो। तो अब हमने ये तो देख लिया कि सर्विसेज। अब ये जो कंपोनेंट है वो कैसे बनाने हैं, तो नेक्स्ट जेएस में कंपोनेंट बनाने के लिए हम एक फोल्डर बनाते हैं, उसको स्मॉल ब्रैकेट से शुरू करते हैं और उसका नाम रखते हैं कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या है, क्योंकि रिएक्ट क्या करता है, हर एक पर्टिकुलर फोल्डर का एक क्या बना देता है, पेज। अब हमने उसको रोकना है। देखो ना, अगर मैं कंपोनेंट्स लिखूं तो क्या वो कंपोनेंट्स का पेज नहीं बनाएगा, फॉरवर्ड से कंपोनेंट लिखूंगा तो पेज बन जाएगा उसका। अब मैंने उसको रोकना है कि तुमने कंपोनेंट्स का पेज नहीं बनाना, तो मैंने उसके साथ क्या लगा दी, पैरेंथेसिस लगा दी। अब उसको समझ आ रही है कि मैंने इस फोल्डर का क्या करना है, कंपोनेंट बनाना है, इसका आपने क्या करना है, पेज नहीं बनाना। अब वो इसका पेज नहीं बनाएगा। इवन मैं इसके अंदर page.js भी लिख दूँ, वो नहीं पेज बनाएगा। तो वो स्मॉल ब्रैकेट से हमने इसको इंश्योर कर लिया। अब इसके अंदर मैं जाके क्या बनाऊंगा, एक कंपोनेंट जस्ट लाइक कार्ड। सही है,
और एक कंपोनेंट बनाऊंगा जस्ट लाइक फूटर, एक कंपोनेंट बनाऊंगा जस्ट लाइक हेडर। तो इस तरह मेरे जो है ना वो कंपोनेंट बन गए। हाँ जी, पेजेस में नहीं, इसका नाम पेज डॉट जेएस ही रहेगा, फिक्स है। ये भी एक रिएक्ट का बड़ी ब्यूटी है। उसकी रीज़न क्या है कि नॉर्मली जब डेवलपर्स होते हैं वो अपनी मर्जी से बड़े छोटे कोई भी नाम रख सकते हैं, तो उससे बड़ी कन्फ्यूजन होती है। देखो ना, मेरे पास अगर 5 पेजेस हैं, किसी ने कोई नाम रख दिया, किसी डेवलपर ने कोई नाम रख दिया, तो उसको समझना मुश्किल होता है ना। तो नेक्स्ट जेएस ने क्या किया है कि जो कोर पेजेस है ना उनका नाम सेम कर दिया, पेज डॉट जेएस। उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा यह है कि हर डेवलपर को मजबूरी है कि उसका नाम क्या रखेगा, पेज डॉट जेएस। जब हमने फोल्डर स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया तो अब क्वालिटी हर डेवलपर खुद थोड़ी बहुत इंश्योर कर लेगा। कैसे कि वो मजबूरी में हर एक का नाम क्या रखेगा, पेज डॉट जेएस। तो उससे फिर थोड़ी कन्फ्यूजन जो है वो कम हो जाएगी। ऑल गुड, सही हो गया, सही है। अच्छा, अब जो कंपोनेंट मैंने बना लिए हेडर, फुटर और कार्ड समथिंग ऐसे, जस्ट लाइक मैं कार्ड का एक बनाता हूँ फाइल कार्ड डॉट जेएस, और उसमें मैं फंक्शन बना लेता हूँ। कंपोनेंट कैसे बनाते हैं? फंक्शन, कंपोनेंट का नाम जस्ट लाइक कार्ड, स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसिस, उसके बाद रिटर्न, और फिर HTML रिटर्न कर देंगे। तो इसमें क्या कर दें, रिटर्न कार्ड के अभी हम UI नहीं बना रहे, तो मैंने कार्ड बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये कंपोनेंट को अगर मुझे यूज़ करना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट और आगे फंक्शन का नाम वो क्या है, कार्ड। अब मैंने अगर इसको यूज़ करना है अपने होम पेज पे, तो मेरा होम पेज कहाँ पे है, पेज डॉट जेएस में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेज डॉट जेएस के अंदर आके मैं क्या करूँगा, इस डिव के अंदर इसको मैं हेडिंग में शिफ्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने बनाना है कार्ड, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर लूँगा, कार्ड का कंपोनेंट। तो वो इंपोर्ट कर देगा कार्ड का कंपोनेंट। इंपोर्ट अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी हुई है, नेम, फाइल का नेम और अगर कंपोनेंट का नेम, तो वो कंसिस्टेंट है। अगर नेम्स हैं तो वो खुद से डिडक्ट कर लेते हैं। कैमल केस में ही है अभी भी, देखो कंपोनेंट का नाम आप पास्कल केस में रख सकते हो अगर रखना है आपने। एक्चुअली मैं इसलिए स्मॉल रख रहा हूँ नेक्स्ट जेएस में, क्योंकि पेज डॉट जेएस भी क्या है, स्मॉल है। तो मैं चाह रहा हूँ मेरा स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। तो आपने प्रोजेक्ट को देख के एडजस्ट हो जाना होता है कि प्रोजेक्ट में अगर जो कंसिस्टेंसी चल रही है मैं उसी को ही फॉलो करूँगा। तो प्रोजेक्ट में स्मॉल में ये फोल्डर बन रहे हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट सर्विसेज के भी स्मॉल में ही बनाए हैं ना, तो इसलिए भी मैंने स्मॉल में, अगर फाइल भी स्मॉल में ही आगे बनाना शुरू कर दी। वो कंपोनेंट इसलिए क्योंकि रिएक्ट का कंपोनेंट है, तो रिएक्ट नॉर्मल फंक्शन और कंपोनेंट के अंदर डिफरेंशिएशन पैदा करने के लिए मैं सी बड़ा कर रहा हूँ, ताकि पता रहे ना कि ये कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट को कैपिटल रखेंगे, वो उठाएगा नहीं तो वो सही नहीं है, कंपोनेंट नहीं बनता ना उससे। अच्छा जी, अब मैंने इसको कॉल करना है, तो वो मैंने यहाँ से कॉल कर लिया ऐसे। ऑल गुड, कोई मसला मसाइल, कोई इशू? अच्छा, अब ये क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ रूट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको देखो ये कार्ड कंपोनेंट नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये चूँकि मैंने वहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया था, तो अब मुझे यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करना है इसको? इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कंपोनेंट का नेम जो मैंने कार्ड का रखा था, फ्रॉम कहाँ से, कंपोनेंट के फोल्डर में, कार्ड की फाइल में, कार्ड के फोल्डर में कार्ड डॉट जेएस। बात समझ आ गई आपको? तो इस बेस से मुझे जो है वो हेल्प मिल गई कि यहाँ से मुझे जो है वो कंपोनेंट को फाइंड करना है।
एट द रेट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने वो यूज़ करना है हम वो भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे। ये भी सेम बात है, अगर आपने ये यूज़ करना है क्योंकि वो एलियस कर रहा है ना, तो वो खुद से फाइंड कर लेता है उस कंपोनेंट्स को, तो दोनों में सेम ही बात है। हाँ, JSX एक्चुअली जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट रीड कर लेता है, अगर उसको HTML नज़र आती है तो उसको वो JSX ही कंसिडर करता है। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हम नॉर्मल जो अपने फंक्शन वगैरह बनाएंगे वो JS में बनाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि ये भी JS में ही हो। सही है, ऑल गुड, कोई किसी को क्वेश्चन नहीं है? तो हमने एक कंपोनेंट बनाया। अब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे काम कर रहा है मैं थोड़ी सी उस पर डाल देता हूँ जिसको नहीं पता। हमने यहाँ से हम किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन किसी दूसरी फाइल में यूज़ करना चाहते हैं, हमें एक फाइल से एक्सपोर्ट करना पड़ता है और दूसरी फाइल से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार्ड किया, तो अब मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ किसी दूसरी फाइल में, जैसा कि मैंने किया इसको page.js में। इंपोर्ट किस नाम से करना है, फ्रॉम किस जगह से करना है, तो मैं कह रहा हूँ डॉट कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर जाके तुमने कार्ड का फोल्डर देखना है और उसमें कार्ड.js फाइल होगी, उसको आपने रीड करना है। सही है, ये पाथ बता रहे हैं और ये उस कंपोनेंट का नाम। एक और हमारे पास भी एक्सपोर्ट होता है विदाउट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, तो वो हम कैसे करते हैं, फंक्शन से पहले लिखते हैं एक्सपोर्ट, तो ये इस फंक्शन को कर देगा एक्सपोर्ट, लेकिन ये क्या है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, ये नॉर्मल एक्सपोर्ट है। तो इस जैसे एक्सपोर्ट को मुझे रीड करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरह करने से भी मेरी आउटपुट सेम आएगी, और लेकिन अगर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा तो वो फिर मुझे एरर देगा कि आपने उसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ। अगर आपने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया फिर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगानी, अगर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया फिर आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। सही है, तो ये मैंने चूँकि अब डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया था। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर हमने एक फाइल में एक से ज़्यादा कंपोनेंट बनाने हैं, जैसे कंपोनेंट बनाया कार्ड, अब एक और कंपोनेंट बना लिया कार्ड 1, अब इन दोनों को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक फाइल में सिर्फ एक दफ़ा हो सकती है, लेकिन सिंपल एक्सपोर्ट हम जितनी चाहें एक फाइल में कर सकते हैं। अब जहाँ भी उसको यूज़ करना है इंपोर्ट करके, वहाँ के ऊपर अगर मेरे पास एक से ज़्यादा कंपोनेंट है तो मैं स्पेस डाल के उन सारे कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो फिर पता कैसे लगेगा कि कौन सा कंपोनेंट एक्सपोर्ट करना है। तो नॉर्मली हम एक फाइल में एक से ज़्यादा कंपोनेंट नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको कभी बनाने पड़ जाए तो फिर हम सिंपल एक्सपोर्ट करके ये कर्ली ब्रेसेस वाला सिंटैक्स यूज़ कर लेंगे। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, एक फाइल के अंदर सिर्फ एक ही कंपोनेंट होना चाहिए। सही है, तो इसलिए मैंने इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट की तरह यूज़ किया, और यहाँ से भी मैं इसको क्या कर दूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ही कर दूँगा। ऑल गुड। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं तो इंपोर्ट करते हुए मुझे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगानी। कर्ली ब्रेसेस इसलिए लगानी है कि मुझे एक से ज़्यादा वहाँ से एक्सपोर्ट करने और एक से ज़्यादा किसी दूसरी फाइल में फंक्शंस इंपोर्ट करने हैं, उस केस में हम कर्ली ब्रेसेस वाला सिंटैक्स यूज़ करेंगे। ऑल गुड। सिंपल एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में पता लग गया, सही हो गया। अच्छा जी, कंपोनेंट बनाना हमने सीख लिया, कंपोनेंट को यूज़ कर लिया। अच्छा, उसके साथ अब हमने एक और चीज़ सीखनी है। अच्छा, अब हमने ये कंपोनेंट बना लिया जो हमने page.js में यूज़ किया इंडेक्स में। अगर मैंने यही कंपोनेंट सर्विसेज में भी यूज़ करना है तो मैं कैसे करूँ, उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लूँ। तो वो कंपोनेंट कौन सा है, इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम, कहाँ से, अभी हमें ये वाला सिंटैक्स यूज़ करना है ना, कंपोनेंट कार्ड और कार्ड.js। अच्छा, यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करके मुझे कहाँ पे यूज़ करना है, ऐसे। ये यूज़ कैसे करते हैं, कंपोनेंट जिस तरह टैग होते हैं, तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, तो हम उसको ऐसे सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरह यूज़ कर लेते हैं। तो अगर मैं अब सर्विसेज पे भी जाऊंगा तो उसमें भी कार्ड लिखा हुआ आ जाएगा। अब तो एक ऐसा हमने कंपोनेंट बनाया जो 2 डिफरेंट पेजेस के अंदर रीयूजेबल हो गया।
अब ऐसा कंपोनेंट भी बना सकते हैं जो एक ही पेज में मल्टीपल टाइम हो सकता है कि सर्विसेज में मुझे सेम कार्ड 2 दफ़ा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्ड को 2 दफ़ा कॉल कर दूं, 3 दफ़ा चाहिए तो 3 दफ़ा कॉल कर दूं तो वो 3 दफ़ा मेरा कंपोनेंट री। तो अब ये सर्विसेज पेज में 3 दफ़ा रीयूजेबल हो रहा है और होम पेज में 1 दफ़ा हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा कंपोनेंट है जो बार बार रीयूजेबल हो रहा है। तो हमें ऐसी यूआई आइडेंटिफाई करनी है जो बार बार एक से ज़्यादा पेजेस के अंदर रीयूजेबल हो जाए। ऑल गुड, सब समझ में आ रहा है, पक्की बात है, आगे चलें। सही, हाँ, जो 2 बार हो रहा है उसका भी कंपोनेंट बनाना है। हर ऐसी यूआई जिसमें आपको कोड डुप्लीकेट करना पड़ रहा है उसका हम क्या बनाएंगे, कंपोनेंट। अभी मैं एक एग्जांपल आपके सामने पूरी वेबसाइट को आपके सामने खोलूँगा थारोली, उसको कन्वर्ट करूँगा Next.js के अंदर। वो सिंपल HTML CSS की वेबसाइट है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे Next.js में, जिस तरह हमने रिएक्ट में एक दफ़ा की थी। तो वो नेक्स्ट में करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सारा कैसे चल रहा है। सही है, ये सारी रिएक्ट आप देख रहे हो, ये सारी रिएक्ट ही है जो हमने React.js में भी देखी थी। तो हम ये सारी हमारी रिवीजन होती जा रही है कि कैसे कैसे चीज़ें जो हैं वर्क कर रही हैं रिएक्ट के अंदर। सही है, तो हम एक्चुअली अब नेक्स्ट में रिएक्ट पढ़ रहे हैं बेसिक से, तो सारी एक दफ़ा रिएक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेंगे इसके अंदर ताकि चीज़ें हमें समझ आना शुरू हो जाए स्ट्रॉन्ग लेवल पे। हाँ, अभी करना है ना। अब हमने कार्ड को तो रीयूजेबल कर लिया, अब हमें करना है कंपोनेंट। सही है, अब यहाँ से आके फिर हम नमाज पढ़ के फिर कंटिन्यू करते हैं। सही है।